मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी, क्या सच में ये गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है, या इस गवर्नमेंट के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जहां इन्होंने काम नहीं किया उनको हमसे छुपाया जा रहा है? जो डेवलपमेंट मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी के काल में इतनी हुई है, क्या सच में उतनी डेवलपमेंट हुई है या उसमें भी कुछ झूठ मिला हुआ है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन कारण से अभी भी युवाओं को और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है? कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी तक काम नहीं किया गया है? पूरी दुनिया में इस समय भारत का क्या रुतबा है और देश कैसे आगे बढ़ रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। इसे बीजेपी गवर्नमेंट कहा जाए या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कहा जाए, देखा जाए तो बीजेपी से कहीं गुना ज्यादा कद नरेंद्र मोदी का बढ़ चुका है और इसीलिए इस गवर्नमेंट को मोदी गवर्नमेंट कहना ज्यादा सही होगा। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में बीजेपी ने उतारा तो उन्होंने अपना स्लोगन दिया, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में जो दोबारा वो पीएम बने तो उन्होंने स्लोगन दिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और 2024 आज अब वो स्लोगन दे रहे हैं, अब की बार 400 पार। इतनी बात तो यहाँ से क्लियर है कि नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जब एक आम व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके मुंह पे मोदी का नाम होता है कि मैं मोदी को वोट देने जा रहा हूँ। मुझे एक ऐसा शासक चाहिए, मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑन द स्पॉट ले सके, जिसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आता हो। इसलिए इन तथ्यों को देखकर आप कह सकते हो कि जी हाँ, मोदी बीजेपी से ज्यादा आगे जा चुका है, उनका कद काफी गुना ज्यादा बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू बीजेपी। बात अगर हम करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं? उसे कि करोड़पति लोग अरबपति बन रहे हैं, अरबपति लोग खरबपति बन रहे हैं, लखपति लोग करोड़पति बन रहे हैं, क्या इसे डेवलपमेंट कहेंगे? या डेवलपमेंट हम कहते हैं कि हर प्रकार की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी हर उस वर्ग को मिले जो इस देश में रहते हैं, फिर चाहे वो गरीब वर्ग से हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, या अपर मिडिल क्लास हो, या मिडिल क्लास हो। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो आप हर दिन अपनी लाइफ में देखते हैं, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी वोट करने में और एनालाइज करने में कि ये गवर्नमेंट सच में काम कर रही है या नहीं कर रही है। जब कभी भी आप सब्जी लेने जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं या कुछ और सामान लेने जाते हैं मार्केट में, लोकल मार्केट में, तो आपको रेडी वाले मिलते हैं, पैडलर्स, हॉकर्स मिलते हैं। उनके पास एक मशीन लगी होती है, उसे बोलते हैं QR स्कैनर। उसको स्कैन करके आप तुरंत उसकी पेमेंट कर देते हैं, जिसमें ना तो आपको छुट्टे चेंज की प्रॉब्लम होती है और ना ही जेब कटने का या ना ही जेब में पैसे रखने की प्रॉब्लम होती है। आप कैश फ्री घूमते हैं बड़े आराम से। ये QR स्कैनर एक आदि नहीं बल्कि तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तीन डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहला ये कि अब इस देश में छोटे से छोटे व्यक्ति का भी अपना खुद का बैंक अकाउंट है। दूसरा, हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है बहुत ही सस्ते रेट पे। अगर ये महंगा होता तो इतने गरीब लोग, रेडी वाले, हॉकर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तीसरा, हर कोई, लगभग हर कोई आज इस देश में स्मार्टफोन्स यूज कर रहा है। इसे तो कहा जाता है डिजिटल इंडिया। अगर आप देखें, अगर मैं इसको डेटाबेस बताऊं जो हमारे पास डेटा गूगल से मिलता है, वो ये है कि 2014 से पहले इंडिया में डिजिटल पेमेंट 15% थी, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट के कार्ड के थ्रू की जाती थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास लोग यूज किया करते थे। आज ये डेटा जो गूगल दे रहा है हमें, वो है 48%। अब आप अपना इसमें एक्सपीरियंस डालिए पिछले 4 से 5 सालों में, स्पेशली जब से कोविड-19 आया है। आप देखेंगे अगर आप शहरों में रहते हैं तो 10 में से 9 या फिर 10 की 10 दुकानों पे QR कोड मिलेगा आपको, फिर चाहे वो दुकान पान वाले की हो या वो ग्रोसरी स्टोर हो। और अगर आप गांव साइड में भी रहते हैं तो भी आप देखेंगे 10 में से 7, 8, 6 लोग बहुत आराम से QR कोड रखते हैं। आज का इंडिया एक कैसा इंडिया है? क्या ये सेल्फ डाउटिंग इंडिया है पहले की तरह, जो हर इंटरनेशनल डिसीजन पर या जो हर झगड़े पे जो इनके पड़ोसी, जो हमारे पड़ोसी हमारे साथ करते थे, स्पेशली पाकिस्तान या चाइना, उसके डिसीजंस के लिए UN के ऊपर बेस्ड है, अमेरिका के ऊपर बेस्ड है, ब्रिटेन के ऊपर बेस्ड है? या आज इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, किसी से भी प्रभावित या अफेक्ट नहीं होता है, और जो हमें करना चाहिए, जो हमारे हित में है, राष्ट्र हित में, हम वही करते हैं? आज का इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंडिया है, जहां पे वर्ल्ड के बड़े से बड़े लीडर्स इंस्पिरेशन लेने आते हैं, टीचिंग्स लेने आते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी ने कई विदेशी यात्राएं की, इतनी विदेशी यात्राएं की कि उनको ट्रोल करना चालू कर दिया गया। पर 2019 के बाद उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिला। वो जब भी गए, कहीं पे भी गए, चाहे वो मेडिसिन ग्राउंड था अमेरिका का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, चाहे वो UK था, हमने देखा लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया, उनको सुनने के लिए वो वहां पर आए। अब एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाला है कि ये जो लोग वहां पहुंचे थे वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पे,
ये कोई फ्री या खाली बैठे हुए लोग नहीं थे जो चाय बिस्किट पीने के लिए या समोसे खाने के लिए अपना टाइम पास करने के लिए रैली में आ रहे हैं। ये NRIs हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ के अपना टाइम निकाल के नरेंद्र मोदी को सुनने जगह जगह पर आए, जिससे कि वर्ल्ड लेवल की कंट्रीज और लोगों को और लीडर्स को ये पता लगा कि नरेंद्र मोदी इज द पर्सन हु हैज करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। इनमें है कुछ ऐसा चार्म जो कि इनको एक लीडर बनाता है और एक बहुत बड़ा देशभक्त बनाता है। आज हमें जो डिसीजन लेना होता है हम वो डिसीजन लेते हैं। जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेके आज तक पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम रशिया के साथ साथ वेस्ट कंट्रीज के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली अमेरिका, कनाडा एंड ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। आज हम इन सब के साथ रिलेशन में हैं। अब इंडियन वर्ल्ड में कहीं पे भी जाते हैं तो अपना वीजा और पासपोर्ट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको शो करते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं। उसके कारण उनके देश का माहौल, उनके देश की गवर्नमेंट और उनका लीडर है। आज इंडिया एक डरपोक डेमोक्रेसी या सरकार नहीं है कि जिसको घर में आके पाकिस्तान जैसे छोटे देश मारेंगे, आतंकवाद के नाम पर मारेंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, अमेरिका की तरफ देखेंगे, UN की तरफ देखेंगे, वो कुछ कहें। आज हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। उरी स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, बालाकोट स्ट्राइक, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने। और कैप्टन अभिनंदन का वापस आना, वो भी रातों रात विदिन 24 आवर्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब अभिनंदन जी को पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, तो उनको वापस लाने के लिए कांग्रेस और अपोजिशन ने हर प्रकार के प्रोग्राम्स बना लिए थे। कैंडल मार्च, एवरीथिंग, हर प्रकार का एजेंडा बन चुका था। पर देखते देखते बात पलट गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि इंडिया आज रात 9 बजे आप पे ब्रह्मोस मिसाइल से एयर स्ट्राइक करने जा रहा है, आप इनको दे दीजिए इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग। ये सब चीजें बहुत स्ट्रांगली दिखाती हैं कि हम एक बहुत पावरफुल डेमोक्रेसी बन चुके हैं। वी आर नॉट टिमिड। 2014 से लेके 2024 आज हो चुका है, एक भी हादसा हमें अब बम अटैक का सुनने को नहीं मिलता। मैं खुद एक दिल्ली आई हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। 2012 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उस दौरान मुझे आज भी एक दिन याद है जब कॉनॉट प्लेस में CP में बम फटा था और वहां से 20 मिनट हुए थे मुझे और मेरे दोस्तों को निकले हुए। हम बस में थे और हमें खबर मिली कि बम फटा और मैं उस समय इस तरह से फील कर रहा था कि ये 15 मिनट पहले भी हो सकता था कि उन लोगों की गिनती में मैं भी होता जो उस समय उस बम के स्पॉट में मारे गए थे। हर लावारिस वस्तु बम हो सकती है, कृपया उसका ध्यान रखें। ऐसी अनाउंसमेंट 24 घंटे दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े गैदरिंग में होती रहती थी, जो आज कहीं पर भी सुनने को भी नहीं आती है। तो एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यूपी के लोग इससे ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे इस बात को, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ उर्फ बीजेपी का दूसरा फेस वर्क कर रहा है कि कैसे उन्होंने गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो लोग, वो नेता जो कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, रेप कर देते हैं, आज उनका वजूद खत्म होने वाला है। बहुत आराम से यूपी की बहनें, यूपी की माताएं सड़क पर चलती हैं और उनको पता है, उन छेड़ने वालों को भी पता है कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे साथ साथ हमारा घर भी जाएगा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अगर बात की जाए कि ऐसे कितने अकाउंट गवर्नमेंट ने खोले हैं कि लगभग हर किसी के पास, हर गरीब के पास QR कोड है, तो इनकी संख्या है 470 मिलियन, यानी कि 4700 लाख अकाउंट टोटल खोले गए हैं। इसके अलावा 110 मिलियन गैस कनेक्शन गरीबों को दिए गए हैं, जिनमें LPG कनेक्शन काउंट किए गए हैं। ये यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या चीजें फ्री में देना डेवलपमेंट है, या इस प्रकार से देश को डेवलप किया जाएगा कि आप फ्री में चीजें बांट दे, फ्री में कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दें, या इट इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल, लोगों को सशक्त बनाना। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं अपनी एक रैली में कि हमारी गवर्नमेंट अगर आती है तो हम हर एक साल में महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराएंगे। आम आदमी पार्टी जी के जो चीफ है अरविंद केजरीवाल जी, जो हालांकि अभी जेल में हैं, तो वो कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे और इसके अलावा महिलाओं को दिल्ली में फ्री ट्रैवलिंग देंगे, जो उन्होंने दी भी है। दिल्ली में बस में ट्रैवल करने की महिलाओं की टिकट नहीं लगती है, उनको टिकट लेनी पड़ती है जैसे और लोग लेते हैं, पर टिकट का पैसा नहीं देना पड़ता। क्या इस प्रकार से हम अपने देश की औरतों, महिला और बेटियों को सशक्त बना रहे हैं या कमजोर? क्या वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो अपने लिए टिकट के पैसे खरीद सके? हम वो कहते हैं ना कि हमारी छोर या छोरों से कम है के, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ है? यहाँ तो हमने साफ साफ भेदभाव कर दिया। जेंडर के बेस पे आप सर्विसेज कैसे दे सकते हैं? ये तो साफ साफ एक इस प्रकार का ट्रेंड चालू करना है जो सबके लिए खतरनाक है, उनके लिए भी जिनके लिए वो फैसिलिटीज है और पूरे समाज के लिए भी। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं पर GDP की, तो GDP एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर कंट्री के लिए, और एक बहुत बड़ा टास्क है हर डेवलप कंट्री के लिए भी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रशिया, इनके लिए भी, कि वो उसको मेंटेन करें। अगर किसी कंट्री की GDP 5% रहती है तो उसे अच्छा माना जाता है। 5.2, 5.25%, 5.5% काफी ज्यादा अच्छा में कंसिडर किया जाता है।
इस साल की अभी तक की जो इंडिया की जीडीपी है वो है 6%। 6% बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माना जाता है, और इस समय से कंपेयर अगर आप ब्रिटेन से करते हैं तो उससे ज्यादा जीडीपी हमारी है। हम 6% से भी ज्यादा जीडीपी पे इस समय चल रहे हैं। अगर आप पर कैपिटल की बात करो, पर कैपिटा स्टैंड्स फॉर कि पर पर्सन को एवरेज अमाउंट कितना मिलता है। और सन 2014 में ये था 86,000, जो एक महीने का पड़ता था 7,100 रुपए के आसपास। कंपैरेटिवली लो है। भले आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप राशन डिपो से लेते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कई प्रकार की फैसिलिटीज, कई प्रकार की चीजें होती है जो चाहिए होती है जीवन में, किराया भी देना होता है और मैनी अदर थिंग्स एज वेल। आज 2024 में जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो चुका है, जो हो चुका है 1,72,000 रुपए, जो यानी कि पर मंथ का पड़ता है लगभग 14,300 रुपए, जो कि फिगरेटिवली और कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में सबसे बेसिक मोड क्या रहता है डेवलपमेंट का, कि ऐसा क्या किया जाए, सबसे साधारण तरीका जो हो जिसमें कि किसी भी बंजर जगह को, किसी भी गांव को या किसी भी पिछड़ी हुई जगह को डेवलप कर दिया जाए, तो वो होता है कनेक्टिविटी। आप वहां से एक बढ़िया सा रोड निकाल दीजिए, लोग बाग उस रोड को इस्तेमाल करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उनकी जरूरतें बढ़ेगी और कुछ सर्विसेज उनको चाहिए होंगी, जिससे कि वो चीजें डेवलपमेंट हो जाएंगी। आज दिल्ली से करनाल या दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए जो हाईवे यूज किया जाता है, करनाल बाईपास हाईवे, वो हाईवे पे एक जगह है जिसका नाम है मुरथल। वहाँ इतने बड़े लेवल पे इस समय ढाबे और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, जो कहा ढाबा जाता है पर वो 5 स्टार से भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज और एम्बियंस आपको देते हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 रेस्टोरेंट जिन पे सबसे ज्यादा इनकम और सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनकी लिस्ट निकाली गई पिछले साल, जिनमें से कि 6 रैंक पर आया अमृत सुखदेव, जो कि मुरथल का एक ढाबा है, जिसके कारण से और हजारों प्रकार के ढाबे वहां पर बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के पास 2 हीरे हैं, एक का नाम है नितिन गडकरी, दूसरे का नाम है जयशंकर प्रसाद। दोनों इतने चमक रहे हैं कि इनकी चमक दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। आज इंडिया हर दिन 38 किलोमीटर हाईवेज बना रहा है, जो कि 2014 कंपैरिजन में डबल है। नितिन गडकरी की ओपन स्टेटमेंट अभी हाल ही में आई है, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर को 3 सालों के अंदर न्यूयॉर्क से ज्यादा बड़े लेवल पे ले जाएंगे रोड के मामलों में। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी, अब किसी भी तरीके का टोल टैक्स का भी कोई झगड़ा या कोई क्राइम नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपना स्टाफ नहीं चला पाता, जितने में एक पुलिस वाला या जितने में एक जज या जितने में एक पॉलिटिशियन बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतने में QR कोड स्कैन हो जाता है और उनका वहां का टोल टैक्स कट जाता है। ये एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का, कि कैसे टेक्नोलॉजी से जो खराब सिस्टम होता है, करप्शन होता है, खत्म ऑटोमेटिकली होता है। बात अगर एयरपोर्ट्स की करें तो दूर नहीं जाना चाहिए हमें, एयरपोर्ट्स में भी काफी कमाल की ग्रोथ की जा रही है। 2014 में जितने भी एयरपोर्ट्स थे, 2024 में 10 सालों के अंदर वो डबल से ज्यादा हो चुके हैं। 2014 में इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट थे वो थे 74, जो आज 2024 में हो चुके हैं 148। गवर्नमेंट का ये प्लान है, ये एम है कि 2025 के एंड तक, यानी कि अगले साल के अंत तक, ये इसको 220 तक ले जाएंगे। जो अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट्स हैं उनको भी वो कंस्ट्रक्शन फिनिश कर देंगे। एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक बहुत स्ट्रांग हो चुका है, जो डबल से भी ज्यादा हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रोड्स की, तो डार्क मार्केट की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आप किस लेवल की गाड़ियां आज रोड पे, इंडियन रोड पे चढ़ा रहे हैं, फिर चाहे वो टाटा हो या फोर्ड हो, टोयोटा हो या मर्सिडीज हो। हर प्रकार की कंपनी इंडिया में इस समय आ चुकी है, अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो इंडिया में लेके आ चुके हैं और जोरों शोरों से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। 2014 में सबसे बड़ा बूम आया इंडियन कमर्शियल व्हीकल में, जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बोला पूरे वर्ल्ड को कम एंड मेक इन इंडिया, सेल एनीवेयर, सेल एनी कंट्री इन द वर्ल्ड बट मैन्युफैक्चर हियर, वी डोंट माइंड। किसी भी कंट्री को आप बेचे, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए, वी विल प्रोवाइड यू फैसिलिटीज, वी विल प्रोवाइड यू मैन पावर, वी विल प्रोवाइड यू कंपैटिबिलिटी। 2014 में ये सेल जो है 15% से बढ़ी थी एज कम्पेयर टू 2013 में। 2014 में इंडिया ने टोटल 3.5 मिलियन 30,50,000 कमर्शियल व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया था, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। वॉक्सवैगन कंपनी की जो सेल एक्सपोर्ट बढ़ा था वो 95% से बढ़ा था। फोर्ड कंपनी का जो एक्सपोर्ट बढ़ा था वो 70% से बढ़ा था, और जो टोटल 2 व्हीलर्स का जो एक्सपोर्ट बढ़ा था वो 15% से बढ़ा था। जब आपके पास एक लीडर स्ट्रांग होता है और उसके पास एक विजन होता है, तो वो दुनिया देखती है उस चीज को और उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाता है। आफ्टर ऑल आप और मैं, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रहा है, तो वो दुनिया को देखा और दुनिया हमारे पास आ रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। 2021 में इसका टोटल बजट था $42 बिलियन। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये ट्रिपल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग हो जाएगा $130 बिलियन। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइडर बाय वॉल्यूम
हम पूरे वर्ल्ड का 20% जेनेरिक मेडिसिन अकेले प्रोवाइड करवाते हैं, अकेले मैन्युफैक्चर कर देते हैं। साथ ही साथ इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एज वेल, और ये डेटा हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है। पूरे वर्ल्ड का 60% वैक्सीन मैन्युफैक्चर अकेला इंडिया कर देता है, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की रहती है, बिकॉज ये वैक्सीन मोस्टली जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है यूएसए, कनाडा, यूके और रिमेनिंग यूरोप को। कोविड-19 जब 2021 में हिट किया तो पूरा वर्ल्ड शटडाउन हुआ। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री था जो सबसे आगे उभर कर आया, जिसने पूरे वर्ल्ड में 24 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग 100 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट की। एज अ रिजल्ट इंडिया और इंडियंस की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव बन के आगे आई। लोगों के दिल में इंडियंस के लिए रिस्पेक्ट और प्यार जगा। आज इसका परिणाम ये है कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर कोई आपदा या कोई युद्ध होता है तो वहाँ पे इंडियंस को बहुत ही आसानी से रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट का नेतृत्व और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत स्ट्रांग है, जिस कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। आज वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का एक से है, भले वो इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध है या यूक्रेन और रशिया का, पूरा वर्ल्ड विलिंग है, इच्छुक है ये जानने के लिए कि इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, और जो भी स्टैंड इंडिया का रहता है उसकी बातचीत और उसकी चर्चा और लोगों और देशों में बहुत जोरों जोरों से की जाती है। आज हम द क्वाड के एक मेंबर बन चुके हैं, आज हम ब्रिक्स के एक मेंबर बन चुके हैं। क्वाड 4 कंट्रीज अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक ग्रुप है जो इंडियन पैसिफिक ओशन के ऊपर काम करता है। अगर बात की जाए मुस्लिम्स की कि क्या गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आते ही दिया था, पर उन पे उन्होंने काम भी किया क्या? तो अगर हम डेटा की बात करें तो मुस्लिम समाज की अच्छी खासी इंप्रूवमेंट इन पिछले 10 सालों में हुई है। पिछले 10 सालों में लगभग 2 मिलियन मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, और नरेंद्र मोदी ने स्पेशली पर्सनली सऊदी के प्रिंस से बात की ताकि वो इंडियन मुस्लिम्स का हज कोटा बढ़ा दें। 2014 में ये कोटा 1,30,000 के आसपास था, जो कि अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। 2021 तक में ही ये काम कर दिया गया था। इसके अलावा 140 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं इस मात्र 10 साल के टेन्योर में। स्वच्छ भारत अभियान, जो कभी गांधी जी ने एक सपना देखा था झाड़ू का, वो नरेंद्र मोदी फिर से लेके आए, उन्होंने रिवाइव किया। जगह जगह पे उन लोगों ने टॉयलेट्स बनवाए, जो कि और लोगों को मोटिवेट किया कि वो कूड़ा ना फैलाएं। ये बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत सालों से और सदियों से इग्नोर की जा रही थी इंडिया में। आप एक बिस्किट या चिप्स खा रहे हैं तो उसका रैपर अपने बैग या पॉकेट में रख लेंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसे वहां डिस्पोज कीजिए जहां पे कोई डस्टबिन हो। लोगों के लिए घर बनाए गए, लोगों को गैस सिलेंडर के कनेक्शंस दिए गए, लोगों को लोन दिया गया ताकि वो अपना काम कर सके, अपना कोई छोटा सेटअप स्टार्ट कर सके, राशन दिया गया, पेंशन दी गई। ये बातें जब आप और वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे रैंडम, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इंटरव्यूज लिए हुए हैं लोगों के, और आपको दिखेगा कि वहां पे आम जनता ही बात कर रही है जो बिना पैसे के आई हुई है, और वो अपना रुख और एक्सपीरियंस बता रही है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स या ड्रॉबैक्स की बात करें जहां पे जनता या फिर एक बड़ा भाग जनता का बीजेपी गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड है, वो है एम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स की जो एक बहुत बड़ी मार्केट थी वो काफी ज्यादा नम पड़ चुकी है। इस समय पे वो काफी ठंडी हो चुकी है, और गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज भी बहुत कम हुई है पिछले 10 सालों के अंदर। क्या गवर्नमेंट जॉब्स को ही एम्प्लॉयमेंट मानना एक सही तरीका है, या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही एक एम्प्लॉयमेंट का एकमात्र जरिया है? हम लोग ये बात जानते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स में, स्पेशली हरियाणा स्टेट में या राजस्थान स्टेट में, गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। इतनी वैल्यू हो जाती है कि अगर लड़के की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, स्पेशली हरियाणा स्टेट में, तो उनकी शादी होना मुश्किल हो जाता है। क्या डेवलपमेंट सिर्फ एक सरकारी नौकरी से देखी जाएगी, चाहे वो चपरासी की क्यों ना हो? हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपका जो मन करता है वो जॉब कीजिए, पर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इंसान को एक सरकारी नौकरी से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया आया, हमारे पास यूट्यूब आया, जिसपे अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से काम किया। आज के टाइम पर छोटे छोटा व्यापारी भी अपने काम की वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता है, इसे लोग बाग देखते हैं और ऑनलाइन अच्छे खासे उसके पास ऑर्डर्स आते हैं और वो उसका लाभ उठा रहा है। उसमें आप मुझे भी इंक्लूड कर सकते हो, और आप में से ही बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन इसका बेनिफिट मिल ले रहे हैं। आप पूछिए अपने आप से। दूसरा जो ड्रॉबैक गवर्नमेंट का जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत कम लोगों को पता है या लोग बहुत उसको समझते हैं, वो है टैक्स
टैक्सेशन। टैक्स की कंडीशन बहुत खराब है, फिर चाहे वो टैक्स व्हीकल्स पे हो, या टैक्स वो बिजली पे हो, या टैक्स वो पानी पे हो, या इनकम पे हो। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने के लिए जो 50-60 लाख की पड़ती है, उसमें लगभग 20 से 22 लाख का टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट ले जाती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट को मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उनको भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उनको भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। उनके लिए राहत सिर्फ एक ही हो सकती है, जो है टैक्स में थोड़ा सा सुधार करना, टैक्सेशन में, ताकि वो टैक्स थोड़ा गवर्नमेंट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों से कम ले, जिससे वो सेविंग्स ज़्यादा कर सके और अपने जीवन को और अच्छे जी सके। ये थी हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट मोदीज गवर्नमेंट, या फिर आप कह लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट, क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या उन्होंने नहीं किया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आएगी। जय हिंद।